तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी मेरे ही अपने एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक दो बार कमेंट भी उन्होंने किया। उसके बाद शायद मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया तो उन्होंने फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया और कहा कि आप इस घटना के बारे में बताइए, चूँकि इस घटना के बारे में भी बहुत चीज़ें निकल के सामने भी नहीं आई हैं। और कायदे से जब उन्होंने कहा था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसमें छुपी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि 1-2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं इस कहानी को आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी के साथ सुनाऊंगा। तो इस कहानी के पीछे मैं 2 दिन से लगा हुआ था और थोड़ी बहुत चीज़ें अभी निकल के सामने आई हैं और पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि अभी इस कहानी के पीछे कितनी परतें और हैं और क्या क्या चीज़ें निकल के अभी सामने आने वाली हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है गाजीपुर में। एक थाना लगता है बिरनो थाना, और इसी बिरनो थाने में एक गांव है बीरबलपुर। इसी बीरबलपुर में एक आदमी जिसका नाम जय सिंह, उसका एक बेटा आदित्य सिंह, और भी परिवार में लोग थे, जैसे एक चचेरा बेटा था जिसका नाम था सुजीत सिंह, एक भाई था, बाकी भरा पूरा परिवार था। कहते हैं कि गांव में इनकी टोटल करोड़ों में प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इनका बेटा आदित्य खुद करता था। जो चचेरा लड़का था सुजीत, वो रिपोर्टर था, पत्रकार था। आसपास के इलाकों में इनके नाम की, इनके परिवार की आज भी तूती बोलती है। कहते हैं कि जो जय सिंह हैं, आदित्य सिंह के पिता, ये बुलेट से सवार होकर जब कहीं जाते तो इनको लोग सलाम करते हैं। इनकी लोग आज भी इलाके में बड़ी इज्जत करते हैं। अब ये सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चलती रही। परिवार का नाम, परिवार का रुतबा इलाके में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और कहते हैं कि इनका जो लड़का है आदित्य सिंह, 30 साल की उम्र में उसने जितनी प्रॉपर्टी, जितना पैसा कमाया था, शायद कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में उतने पैसे देखते तक नहीं। 30 साल की उम्र का ये आदित्य प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। इसके अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टनर हुए। पार्टनरों से भी इसका अच्छा खासा पैठ, अच्छा खासा व्यवहार। सबसे क्लोज पार्टनर की अगर बात करें तो एक पार्टनर है राम नरेश राय। पेशे से ये वकील हैं, फौजदारी के, गैंगस्टर एक्ट के वकील हैं। उनका लड़का रवि राय। ये 3-4 लोगों के साथ मिलके आदित्य सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता, उससे अच्छे खासे पैसे कमाता। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, परिवार में भी प्यार था। लेकिन जो आदित्य सिंह था ये थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड था। कभी कभार इसको अपने परिवार के ऊपर गुस्सा आ जाता, खासकर जब परिवार वाले इसको टोकते कि ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब तक आएगा। तो जब ये बात इसके पिता इससे पूछ लेते तो अक्सर ये नाराज़ हो जाता। नाराज़ होने के बाद अपने घर से निकल जाता। निकलने के बाद अपने पार्टनरों के यहाँ, चाहे वो रवि राय हों, चाहे उनके पिता राम नरेश राय हों, इनके कमरे पे, इनके घर पे चला जाता। 15-15, 20-20 दिन उसी कमरे पे रहता। रहने के बाद वापस लौट के आता और फिर जब इसका मन होता तो कहीं और निकल जाता। अच्छा, ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक ठाक पैसे भी ये कमा रहा था, तो ऐसा नहीं था कि पैसे को लेके कोई तंगी थी। सारी चीज़ें ठीक चलती रही। इधर उधर इसका आना जाना लगा रहा, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी प्रॉपर्टी के सिलसिले में किसी दूसरी जगह। लेकिन इसी बीच जुलाई महीने में, जुलाई लास्ट या अगस्त के पहले हफ्ते में ये अपने घर से निकलता है। और जैसे ये जाने को होता है तो इसके जो पिता थे वो नाराज़ होते हैं। नाराज़ होने के बाद पूछ लेते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये बात जैसे ही इसको पूछी जाती है तो फ़ौरन ही आदित्य गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद कहता है कि मैं जब कहीं जाया करूँ तो मुझे टोका टाकी ज़्यादा पसंद नहीं है। इधर पिता जब इसका ये जवाब, इसका ये रवैया सुनते हैं तो वो भी झुंझुला जाते हैं कि मेरा ही लड़का है, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ जा रहा है तो इसको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है जवाब देने में। देखते ही देखते दोनों में, पिता पुत्र में कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद ये अपने घर से निकलता है। निकलने के बाद अपनी माँ को बताता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे कुछ पैसे हैं, लगभग 80 से 84 लाख रुपए, वो मैं अपने पार्टनर राम नरेश राय से लूँगा। लेने के बाद अपना नया काम शुरू करूँगा और इस घर पे कभी लौट के नहीं आऊँगा। अब ये बात ये बोलता है, माँ भरसक समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सुनता नहीं और वहाँ से निकल जाता है। परिवार वालों में भी इसको लेके थोड़ा सा गुस्सा था, इसके मन में भी गुस्सा था अपने परिवार वालों को लेके। अब धीरे धीरे ये अपने घर से गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, देखते ही देखते 1 आध हफ्ते बीत गए और ये न खुद लौट के आया, न इसका कोई फ़ोन आया। जब इसका फ़ोन नहीं आया और ये भी लौट के नहीं आया तो परिवार वालों को लगा कि कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, अब इसको मनाना चाहिए। लेकिन पिताजी जो थे डायरेक्ट इसको फ़ोन कर नहीं सकते थे,
क्योंकि पिता जो होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो बच्चों को खुद से फ़ोन करना, बच्चों के आगे झुकना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते। तो फिर इनके जो पिता थे जय सिंह, वो फ़ोन करते हैं इसके पार्टनर, आदित्य सिंह के जो पार्टनर थे राम नरेश राय। राम नरेश राय को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या आदित्य आपके यहाँ आया था। अब ये सवाल जब राम नरेश राय से पूछते हैं तो राम नरेश राय कहता है कि हाँ सर, आया तो था, कुछ दिन रहा भी, उसके बाद किसी काम के सिलसिले में गया है, उसके बाद पता नहीं, मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं हुई है, लेकिन 3-4 दिन मेरे यहाँ रहा, लेकिन उसके बाद बोल रहा था कि इसके नेपाल जाना था। अब पिता ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं कि चलो नेपाल गया होगा, आ जाएगा। अब परिवार वाले इंतज़ार करते हैं, देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। अब इधर 1 महीने बीत चुके हैं, ना खुद आदित्य सिंह लौट के आया है, ना ही इसका कोई फ़ोन आया है। तब पिता को थोड़ी सी टेंशन हुई। पिता अब हार मानते हुए आदित्य के मोबाइल पे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करते हैं तो सामने से फ़ोन कट कर दिया जाता है और व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज पे लिखा होता है कि मैं नेपाल में हूँ। बाकायदा नेपाल से कुछ नेपाल की जगहों की फ़ोटोज़ व्हाट्सएप करता है आदित्य और बताता है कि मेरा कुछ काम है और घर आने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है, हो सकता है कुछ महीने बाद आऊँ, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं आऊँगा। अब पिता जब ये जवाब उसका देखते हैं तो फिर पिता के मन में गुस्सा कि 1 महीने से गायब है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन कट कर दे रहा है और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहा है। बहरहाल अब इसको भी लेके लगभग 15 दिन और बीत गए। इधर 15 दिन बीते, पिता के मन में गुस्सा था, लेकिन अब चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे आदित्य की माँ हो, अब ये सारे लोग परेशान होते हैं कि कुछ भी हो जाए, 1.5-2 महीने से लड़का घर से निकला है। आमतौर पे ऐसा होता था कि ये घर से निकलता था लेकिन कम से कम फ़ोन करता था, फ़ोन पे बातें करता था। इस बार ऐसा हुआ कि 2 महीने हो गए ये फ़ोन नहीं कर रहा, महज व्हाट्सएप पे, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज किया। अब ये चीज़ें बार बार वो लोग देख रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहा, और अंत में जब माता को बर्दाश्त नहीं हुआ अपने बच्चे से दूरी, तो जो उसकी माँ थी वो फ़ोन करती है। माँ फ़ोन करती है तो फिर फ़ोन कट कर दिया जाता है और फिर सामने से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि माँ मैं अंबेडकर नगर आया हूँ, अंबेडकर नगर में कुछ काम है, वहाँ पे उस काम को निपटा लूँगा, उसके बाद फिर आ जाऊँगा। माँ कहती है कि अच्छा बेटा, एक बार फ़ोन कर लो, एक बार बात कर लो, कम से कम थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। तो फिर सामने से व्हाट्सएप की वॉइस कॉल आती है, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल आती है, सामने से बात होती है। माँ देखती है कि आवाज़ थोड़ी सी बदली है। माँ पूछती है कि क्या कुछ तबीयत वगैरह ख़राब है। इस पे वो बताता है कि हाँ माँ, अलग अलग जगहों पे आना जाना हुआ, पानी भी बदला, खाना भी बदला, मौसम भी बदल रहा है। नेपाल में मौसम दूसरा था, अंबेडकर नगर में मौसम दूसरा है। इस वजह से थोड़ा सा गले में खराश है और इसी वजह से आवाज़ आपको बदली लग रही होगी। बहरहाल फिर मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। माँ फ़ोन रख देती है और देखते ही देखते ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेजेस से, ऐसे ही व्हाट्सएप कॉल से पूरा 2022 साल जो था वो बीत जाता है। टोटल 5 महीने से आदित्य गायब है। 5 महीने से आदित्य व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भेज रहा है, व्हाट्सएप पे ही वॉइस कॉल हो रहा है, मैसेजेस पे बात हो रही है, लेकिन आदित्य अभी तक लौट के घर पे नहीं आया। अब इधर जनवरी का महीना आ जाता है। जनवरी के महीने में भी ठीक वही सारी चीज़ें, माँ फ़ोन कर रही है, भाई फ़ोन कर रहा है। इधर क्या होता है कि जब पिता परेशान होता, राम नरेश राय जो उसके पार्टनर थे वकील साहब, उनको फ़ोन करते। तो कई बार जब फ़ोन किया पिता ने तो राम नरेश राय खुद ही घर पे आते हैं। खुद ही घर पे आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि हाँ मुझसे बात हुई थी, आप लोगों से काफ़ी नाराज़ है, शायद लास्ट टाइम कुछ कहा सुनी हो गई थी। अब ये बात जब राम नरेश राय बताता है तो फिर पिता को लगता है कि हाँ बात तो ठीक है, कहा सुनी हुई थी। राम नरेश से फिर पूछते हैं कि अच्छा आने के बारे में क्या बोला आदित्य ने। तो इस पर राम नरेश राय कहता है कि वो आने को मना कर रहा है, कह रहा है कि घर पे मेरा आने का कोई मतलब नहीं है, घर वालों से मेरी बनती नहीं है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आदित्य को समझाऊंगा, आदित्य को कहूँगा कि वो आप लोगों से बात करें। अब पार्टनर जो था जब वो दिलासा देता है कि वो समझाएगा, तो फिर घर वालों को लगता है कि चलो ठीक है, कह रहे हैं तो समझाएंगे ही। ऐसे ऐसे करते पूरा जनवरी, पूरा फरवरी बीत जाता है। अब टोटल 6 महीने हो गए हैं गायब हुए। 6 महीनों में लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप पे कॉल आ रहे हैं। सामने से न कभी वीडियो कॉल हुई, ना इन लोगों ने कोशिश की। परिवार वालों को लग रहा था कि काम के सिलसिले में वो बाहर है। अक्सर ऐसा होता था कि 2-3 महीने के लिए गायब रहा हो सकता है इस बार 6 महीने हो गए हों। परिवार वाले ज़्यादा लोड नहीं ले रहे थे।
माँ की ममता थी, जब जब जागती तब तब वो मैसेज करती तो सामने से वॉइस कॉल पे बात हो जाती। ये चीज़ें चलती रही। राम नरेश भी इधर घर पे आके समझाता रहता। इधर उसका जो राम नरेश का लड़का रवि राय था वो भी अक्सर आके बात कर लेता, कहता कि हाँ मेरी बात हुई थी। वो कह रहा था कि वो दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा। लगातार इस तरह की बातें होती रही। फरवरी महीना भी बीत गया, मार्च महीना भी बीत गया, अप्रैल का महीना आ जाता है। अब जब अप्रैल का महीना आया और टोटल 7 से 8 महीने बीत गए गायब हुए, तब परिवार वालों को लगा कि नहीं, अब इस मामले में कुछ ऐसा है जो पेचीदा है, कुछ ऐसा है जो छूट रहा है। और ये राम नरेश राय हैं चाहे और लोग हैं, इनका कैरेक्टर भी उस हिसाब से है नहीं जिस हिसाब से ये लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तब टोटल 8 महीने बाद जो परिवार के लोग थे अब वो खोजने निकलते हैं अपने लड़के आदित्य को। लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, लगातार जोर मार रहे हैं कि आप वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे बात करो या फिर सामने से बात करो, एक बार नॉर्मल फ़ोन उठाओ। अब ये चीज़ें लगातार परिवार वाले कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके दबाव बना रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं। और इसी बीच जो आदित्य का फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब आदित्य का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो फिर परिवार वालों को लगा कि अब इसमें ज़रूर कुछ बात छुपी हुई है और कहीं ऐसा तो नहीं कोई आदित्य बन के बात कर रहा हो और हमें गुमराह कर रहा हो। अब परिवार वाले, चूँकि इसके जो भाई थे आदित्य सिंह के चाचा के लड़के सुजीत सिंह, बड़े पापा के लड़के थे, ये पेशे से पत्रकार हैं। तो इन्होंने फिर अपने मुखबिर, जो इनका अपना सोर्स था, जो आमतौर पे पत्रकार लोगों का होता है, वो इन्होंने एक्टिव किया। जगह जगह लोगों से बातचीत की, जगह जगह लोगों से पूछताछ की। तो फिर लगभग 11 तारीख को, 11-12 तारीख को एक आदमी आता है। वो आदमी आता है, आने के बाद सुजीत सिंह से कहता है कि आपको भैया कुछ बताना है, लेकिन इस बिना पे ही बता सकता हूँ कि आप मेरा नाम कहीं नहीं लेंगे, मेरी पहचान को गुप्त रखेंगे। तो फिर अब परिवार वाले वैसे भी मुसीबत में थे। जब ये बात सुजीत सिंह सुनता है तो फ़ौरन कहता है कि ठीक है भैया, आपका नाम कहीं लिया नहीं जाएगा, बस आप बता दीजिए कौन सी बात है। तो उस पर सामने वाला कहता है कि आपके भाई का 7 महीने पहले कत्ल हो चुका है, और ये कत्ल कोई और नहीं, यही राम नरेश राय जो वकील साहब हैं और जो उनका लड़का रवि है और 1-2 लोग और शामिल हैं, इन्होंने ही किया है। करने के बाद लाश को कहीं फेंक दिया है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे ही आगे ये सारी चीज़ें हुई हैं और आपको 7-8 महीने से गुमराह किया जा रहा। अब जैसे ही ये बात सुजीत सुनते हैं तो फ़ौरन मानो उनके पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। फ़ौरन अपने परिवार को इस बारे में बताते हैं। माँ को कुछ पता नहीं था, अपने चाचा को बताते हैं, अपने पिता को बताते हैं। अब ये सारे लोग फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं, जाते हैं बिरनो थाना। बिरनो थाने में जाके कहते हैं कि साहब, मेरे लड़के को, मेरे भाई के साथ ऐसे ऐसे हो गया है, जो वकील साहब हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, 7-8 महीने से गायब है। आप या तो खोज दीजिए या तो आप इन लोगों को उठा के पूछताछ कर लीजिए। लेकिन आमतौर पे ऐसे मामलों में अगर 30 साल का कोई लड़का है, घर से गायब है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस वाले क्या सोचते हैं, क्या काम करते हैं, वो पुलिस वालों के दिमाग में क्या आता है। तो इस मामले में भी सेम चीज़ें यही हुई। परिवार वाले कंप्लेन लिखाते हैं, पुलिस वाले लोड नहीं लेते। लेकिन चूंकि जो सुजीत सिंह थे वो पेशे से पत्रकार थे, तो उनको बड़े अच्छे से पता था कि क्या चीज़ें हैं, कैसे पुलिस वाले काम करेंगे। इसीलिए अगले ही दिन जो सुजीत सिंह और बाकी लोग थे वो लेट नहीं करते, वो पहुंच जाते हैं एसपी ओमवीर सिंह के पास। उनसे कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है और थाने वाले बिल्कुल काम नहीं कर रहे। अब ओमवीर सिंह जान रहे थे कि सामने एक पत्रकार है, अगले ही दिन कल क्या छाप देगा कुछ पता नहीं, क्या बोल देगा अपने वीडियो में ये भी नहीं पता। इसीलिए ओमवीर सिंह फ़ौरन ही थाने को आदेश देते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन कार्रवाई की जाए। पुलिस वाले जाते हैं गिरफ्तारी करने के लिए राम नरेश राय को, रवि राय को, दीपक राय को, विवेक राय और रावण को। इन 4 लोगों को उठाने के लिए जैसे ही पुलिस वाले जाते हैं तो फिर वो लोग भागने लगते हैं। अब वो लोग भाग रहे हैं, थाने वाले पीछा कर रहे हैं। थाने वाले इन 4 लोगों को घेर लेते हैं। इसी बीच उन्हीं में से कोई एक पिस्टल निकालता है, पिस्टल से पुलिस वालों पर फायर करने लगता है। पुलिस वाले भी जवाब में फायर करते हैं, एक आदमी को गोली लगती है। फ़ौरन ये सारे लोग गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इनसे फिर पूछताछ होती है। तब इन्होंने कबूला कि हाँ, इन्होंने कत्ल किया है। कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद फिर लाश का एड्रेस पूछा गया कि लाश को आपने कहाँ ठिकाने लगाया। तो फिर इन्होंने लाश के बारे में बताया। पुलिस की टीम में से एफएसएल की टीम वहाँ पे पहुंची, खुदाई की गई तो सड़ी गली हालत में आदित्य की लाश निकली।
इसके बाद जब पूछा गया कि क्यों मारा तो इसके पीछे इन्होंने प्रॉपर्टी, पैसे और यही सारी बातें बताई कि 84 लाख रुपए थे जो आदित्य लेने के लिए आया था और वो पैसे हमें देने नहीं थे, इसीलिए हमने कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे एक मिस्ट्री ये सॉल्व हुई, लेकिन यहीं एक और मिस्ट्री निकल के सामने आ गई। दरअसल कई ऐसे परिवार थे जो फ़ौरन भाग के थाने पहुँच गए। सारे लोगों के अपने सगे संबंधी इन नरेश राय के साथ काम करते थे, सारे लोग गायब थे। और जो सुजीत सिंह हैं, जो मृतक आदित्य सिंह के भाई हैं चचेरे, उन्होंने खुले इल्ज़ाम लगाया कि 3 से 4 कत्ल के बारे में तो इनको खुद पता है। हैरान करने वाली बात ये थी कि इन्होंने एक इल्ज़ाम और लगाया कि जो इनके चाचा जय सिंह हैं यानी आदित्य सिंह के पिता, इनकी बुलेट में जो राम नरेश राय है उसने जीपीएस फिट कर दिया था, ताकि कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे खोज रहे हैं, थाने पुलिस तो नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो ट्रैक करते रहे। आदित्य सिंह के चचेरे भाई सुजीत सिंह का दावा था कि राम नरेश राय और उसके लड़के रवि राय जो हैं जय सिंह के कत्ल का भी प्लान बना रहे थे। लेकिन अब तमाम चीज़ें चाहे सही हों चाहे गलत हों, पुलिस वाले आगे जांच करेंगे तो निकल के चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जिस हिसाब से आदित्य सिंह का कत्ल हुआ उसके बाद भी उसके व्हाट्सएप से लगातार बातें होती रही, जिस हिसाब से इन लोगों ने पुलिस वालों पे फायर किया, उस हिसाब से इस बात में कोई डाउट नहीं कि ये लोग पेशेवर क्रिमिनल थे। पेशेवर तरीके से कई आपराधिक मामलों में इनका नाम आया हुआ होगा, कई ऐसे मामले होंगे जिसके राज अब परत दर परत खुलेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में मेन मोटिव यही था कि कई ऐसी कहानियाँ मैंने सुनाई जिसमें आमतौर पे परिवार वाला गायब होता है, उसके बाद व्हाट्सएप पे बात करता है, उसके बाद फिर परिवार वाले यकीन कर लेते हैं। तो ऐसे मामलों में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप लोग फ़ौरन वीडियो कॉल ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि क्रिमिनल और हत्याएं या फिर अपराध कहीं भी किसी भी परिवार में हो सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि पहले माचिस का आविष्कार हुआ कि पहले लाइटर का। तो इस सवाल का जो जवाब है बड़ा मज़ेदार है और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी छिपी हुई है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कि पहले लाइटर का आविष्कार हुआ, क्योंकि लाइटर का जो नियम है, लाइटर के काम करने का जो सिद्धांत है वो बड़ा सिंपल सा है। माचिस में ज़्यादा साइंस लगता है, क्योंकि सबसे पहले पत्थरों से ही चिंगारी निकाल के आग का आविष्कार किया गया। तो लाइटर में भी बेसिकली 2 पत्थर ही होते हैं, उनको रगड़ा जाता है और पत्थरों से जो चिंगारी निकाल के आग लगाई जाती थी तो उसमें जो ईंधन होता था, यानी पत्थरों से चिंगारी निकाली गई और जो चीज़ चलाई गई वो कोई सूखा ईंधन होता था, चाहे वो घास हो सूखी, चाहे कोई लकड़ी हो। और लाइटर के सिद्धांत में सारी चीज़ें सेम थी, बस ईंधन को लिक्विड कर दिया गया था। और इसके विपरीत माचिस बनाने में कई सारी चीज़ें, कई सारी केमिकल और उनका केमिकल रिएक्शन करना पड़ा, तब जाके माचिस का आविष्कार हुआ। इसीलिए पहले लाइटर बनाया गया, उसके बाद माचिस का आविष्कार हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है रॉयल खुशी जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, अरुण यादव जी हैं, आसद जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, राजेश चौधरी जी हैं, संधु अमन जी हैं, सागर जी हैं, सोना जी हैं, रामलाल जी हैं, निखिल कुमार जी हैं, गगन जी हैं, अवंती जी हैं, रजनी त्रिपाठी जी हैं और अरुण कुमार जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, हमारा ज्ञान बढ़ाते रहिए, पूरे चैनल का, पूरे इस प्रखर ट्रू क्राइम फैमिली का ज्ञान बढ़ाते रहिए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का जो सवाल है, आज एक ऐसी घटना सौरमंडल में घटी है। अगर आपने सूरज को ध्यान से देखा होगा तो सूरज के चारों तरफ एक अजीब सा सर्किल, एक अजीब सा एक गोला दिखाई दिया होगा। तो ये गोला क्यों बना, इसका क्या कारण था, इसे क्या कहते हैं? अगर आपको इसके बारे में पता हो और इस घटना के बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इनके आंसर्स जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।